आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से प्लांट्स के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और जो फैक्टर्स हैं उनमें किस तरह से बदलाव होता है। ये टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। इस टॉपिक के अंडर में हम लोगों ने रेनफॉल के बारे में अध्ययन कर लिया है, ह्यूमिडिटी के बारे में कर लिया है, हवा के बारे में कर लिया है, टेम्परेचर के बारे में कर लिया है, गैसेस के बारे में कर लिया है। और अब जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसका अंतिम पॉइंट है वो हमारे सामने है और वो है लाइट। लाइट किस प्रकार से हमारे प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करती है। निश्चित रूप से जो लाइट है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको जानते हैं। सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसी के कारण से फोटोसिंथेसिस है वो पॉसिबल हो पाता है। ये हम बार बार बात कर रहे हैं। अगर लाइट नहीं आ रही होगी जैसा कि रात के समय में, तो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होता है। और जो लाइट आ रही है, लाइट के साथ में प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस पानी है। ये चार चीज़ें मिलकर फोटोसिंथेसिस का काम करती है और भोजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लाइट है वो प्लांट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। रेडिएंट एनर्जी के रूप में जो लाइट है वो सूर्य से चलकर आती है और प्लांट के अंदर आकर वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है और भोजन का निर्माण होता है। अलग अलग रूप में भोजन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, और जिसको फिर हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। और ये भोजन हमारे अंदर आने के बाद में फिर दो रूप में काम करता है। हम लोगों ने ये सारी बातें हैं वो एनर्जी फ्लो वाले टॉपिक में कवर कर ली थी। हमारे अंदर आने के बाद में एनर्जी है वो दो रूप में होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो लाइट है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो यही टॉपिक है वो आज हमारा कवर होने जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, लाइट है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस और फ्लावरिंग इसी के द्वारा कंट्रोल होती है और इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा पारिस्थितिक महत्व है वो हमारे लिए है। अगर लाइट नहीं होगी तो पौधों के अंदर फ्लावरिंग भी है वो नहीं होती है और ओबियसली जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बतलाया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाती है। इसलिए लाइट की इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। लाइट का अध्ययन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पारिस्थितिक फैक्टर है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली केवल जो एनर्जी है या लाइट है उसी को शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरी रेज उसके साथ में आती है जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, और ये सब आकर पृथ्वी के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, सब के ऊपर अपना प्रभाव है वो डालती है। तो केवल हम लोग ये नहीं कर सकते कि साहब केवल लाइट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लाइट के साथ में दूसरी रेज भी आती है लाइट के अंदर, तो वो पौधों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर बहुत ही अनुकूल और प्रतिकूल। ऑब्वियसली जब अनुकूल की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की बात हो जाएगी, और जब प्रतिकूल की बात करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज आती है ये हमारे ऊपर गिरने के पश्चात हमारे ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। जो लाइट आ रही है हमारे ऊपर वो पर्टिकुलरली, जैसा कि हम बोटनी का ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना प्रभाव डालता है। अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो उसके अंदर मुख्य रूप से मैंने 3 पॉइंट्स कवर करने के लिए आपके सामने लिखा है। नंबर 1 है वो ट्रांसपायरेशन, नंबर 2 फोटोसिंथेसिस, नंबर 3 है वो प्लांट मूवमेंट के बारे में मैंने लिखा है। ट्रांसपायरेशन, जैसा कि हम जानते हैं, पौधों से स्टोमेटा के माध्यम से जो पानी बाहर निकल कर जा रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, क्योंकि अगर लाइट है तो ही स्टोमेटा का खुलना और बंद होना है वो कंट्रोल होता है, ये प्रोसेस ऑन होती है।
और उसी के माध्यम से ट्रांसपायरेशन की रेट है वो चलती है। और सेकंड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस, जैसा मैंने शुरू में बताया, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइट, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो 4 में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है लाइट, अगर वो है तभी फोटोसिंथेसिस होगी। और इसके अलावा प्लांट का जो मूवमेंट होता है, प्लांट की जो गति होती है, पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ने को हमें मिलता है। ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली है वो लाइट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष रूप से, जो इनडायरेक्ट रूप से जो चीज़ कवर होती है, उसमें हमने रेस्पायरेशन लिखा है, एब्जॉर्प्शन लिखा है, ग्रोथ लिखा है और हार्मोन्स लिखा है। ये चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये टॉपिक्स भी आपको फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ऊपर लिखा है प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना प्रभाव है वो प्लांट पर डालते हैं और पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कह सकते हैं लाइट है वो पौधों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव है वो डालती है। सूर्य से जो लाइट चल रही है वो अपने साथ एनर्जी लेकर आ रही है, और ग्रीन प्लांट्स जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बहुत यूनिवर्सली ये फैक्ट है कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश यानी लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, और उस लाइट के अंदर एनर्जी है, और ये एनर्जी केवल केवल ग्रीन प्लांट्स के अंदर आके स्टोर होती है। जैसा कि हम बार बार ये बातें करते रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी या एफिशिएंसी या दक्षता हमारे अंदर नहीं है कि हम फोटोसिंथेसिस बना कर सकें। हमें लाइट भी मिल रही है, हमारे अंदर CO2 भी है, हम लोग पानी भी पी रहे हैं, हमारे अंदर केवल क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली हमारी कोशिकाओं में क्लोरोफिल डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आर्टिफिशियली हमारी कोशिकाओं में क्लोरोफिल का डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग फोटोसिंथेसिस है वो नहीं कर पाते हैं, और केवल ये काम है वो ग्रीन प्लांट्स ही कर पाते हैं। ये जो बातें मैंने अभी बताई ये आगे चलकर फिर और हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जो लाइट हमारे सामने आ रही है, हमारे पृथ्वी पर आ रही है, ये विजिबल लाइट है, और ये 300 से 1000 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की होती है, जिसमें से हम लोग 390 से 760 की केवल देख सकते हैं। 390 से कम वाली को भी हम नहीं देख सकते, और 760 वाले से ज़्यादा वाले को भी हमारी आइज नहीं देख पाती है। तो ये एक वेवलेंथ है जो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि इस तरह से ये है। सूर्य से चलकर जो लाइट आ रही है, जैसा कि हम जानते हैं 7 कलर की उसमें लाइट होती है। 7 कलर को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। V फॉर वॉयलेट, B फॉर ब्लू, S फॉर स्काई ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये आपके सामने जो एक इंद्रधनुष बरसात के बाद में हमारे आसमान पर बनती है, उसमें 7 कलर की लाइट है वो हमें आसानी से देखने को मिलती है। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि सूर्य से आने वाली लाइट के अंदर 7 प्रकार के कलर होते हैं। इसके अंदर जो सबसे कम देर तरंग दैर्ध्य यानी नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो वॉयलेट कलर की होती है, यानी बैंगनी रंग की होती है। उसका तरंग दैर्ध्य है वो 390 से 430 नैनोमीटर होता है। और सबसे ज़्यादा जो रेड कलर है लास्ट में दिखाया गया R, 650 से 760 के बीच की नैनोमीटर यानी तरंग दैर्ध्य के बीच की जो लाइट होती है वो रेड कलर की लाइट होती है। तो जो भी लाइट हमारे पास में आ रही है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली होती है। डियर स्टूडेंट्स, 390 तरंग दैर्ध्य से कम वाली जो रेज होती है उनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज के नाम से जानते हैं, और उसमें एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और 760 से ज़्यादा जो एनम यानी नैनोमीटर या तरंग दैर्ध्य वाली जो रेज होती है जिनको हम इंफ्रारेड IR रेज के नाम से जानते हैं, और इनमें लो एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों प्रकार की एनर्जी है वो हमें देखने को मिलती है। ये एक टेबल है
जिसके माध्यम से आपको बतलाया गया है अलग अलग जो वेवलेंथ वाली जो रेज है उनका क्या नाम दिया गया है और ये किस प्रकार से प्लांट के अंदर अपना एक्शन करती है, अपना काम करती है, कौन सी लाभदायक है, कौन सी नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें आपको बतलाई गई है। जो कम तरंगदैर्ध्य की लाइट है वो हमेशा जैसे लिखा गया इसके अंदर प्लांट के सेंस में एक्सट्रीमली हार्मफुल। सेकेंड लाइन में देखिए वेरी हार्मफुल इन लार्ज क्वांटिटीज, फोटोट्रोपिज्म, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट। उसके बाद में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग, जो कि पर्टिकुलरली ग्रीन रेड यानी रेड के लिए लिखा गया है ये, और बाद में इंफ्रारेड के लिए लिखा गया है टेम्परेचर इफेक्ट्स, फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग, और लास्ट वाला है नॉट सर्टेनली नोन। तो अलग अलग जो वेवलेंथ की लाइट्स है वो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है उसके बारे में एक छोटी सी टेबल के माध्यम से आपको बतलाया गया है। उसके बाद में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से लाइट पौधों के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। निश्चित रूप से ये 3 पॉइंट्स को कवर करेगी। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 ड्यूरेशन, नंबर 3 इंटेंसिटी। क्वालिटी का मतलब किस प्रकार की, क्वालिटी का मतलब अलग अलग तरंगदैर्ध्यों से मतलब है किस प्रकार की क्वालिटी की लाइट हमारे पास में आ रही है। ड्यूरेशन का मतलब अवधि कितने समय तक आ रही है, और इंटेंसिटी का मतलब कितनी तीव्रता से आ रही है। तो अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये रेज है वो हमारे पास में आती है और किस प्रकार से ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको प्रभावित करने का काम करती है। कौन सी लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, कौन से में कम होता है, और कौन सी लाइट में बिल्कुल से भी नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात और हमें देखने को मिलेगी कि कौन सी लाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, कौन सी लाइट में प्रोटीन बनता है, और कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होती है। इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है वो रेड लाइट में है और ब्लू लाइट में है। रेड लाइट अगर प्लांट को ज़्यादा मिल रही है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, अगर ब्लू लाइट बन रही है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा बनता है, और ग्रीन लाइट के अंदर बहुत कम फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि ग्रीन लाइट जब ग्रीन क्लोरोफिल वाली पत्ती पे गिरता है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए बहुत कम फोटोसिंथेसिस या नहीं के बराबर होती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं वो हमें बहुत ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद में एक पॉइंट लिखा हुआ देख रहे हो आप, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब हमारा ये है उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर उतना ही भोजन बन रहा है जितने की उसको आवश्यकता है, यानी रेस्पायरेशन के अंदर उस भोजन को कंज्यूम करके ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीकरण करके जो एनर्जी मिल रही है उससे वो अपना काम चला रहा है। बस उतना ही भोजन बने जितना कि उसको ज़रूरत है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट के नाम से जानेंगे। अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में इस बात को है वो पूछ लिया जाता है। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? प्लांट के अंदर उतना ही भोजन बन रहा है जितना कि उसको रेस्पायरेशन में आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ है वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये तो था आपका क्वालिटी के बारे में, और क्वालिटी का मतलब जैसा कि रेड और ब्लू और ग्रीन की बातें हैं वो आपको बतलाई गई है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है और जो रेड है उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो शुरू में मैं बता के आ रहा हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ड्यूरेशन के आधार पे है कि प्लांट की नीड कितनी है और कितनी लाइट है वो उसको मिल रही है। उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली कम होती है, और कम होने का मतलब ये है उनको लाइट है वो 13 से 14 घंटे से कम लाइट मिल रही है। अगर उसमें कम लाइट मिल रही है वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा हो गई या उससे बहुत कम हो गई तो वो अच्छी तरह से परफॉर्म है वो नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से आगे चलकर फिर हम लोग बात करेंगे। ड्यूरेशन के आधार पे हम पौधों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, और वो जिनके ऊपर लाइट की ड्यूरेशन का कोई ख़ास फ़र्क है वो नहीं पड़ता है। तो पहले वाली स्लाइड में हमने शॉर्ट के आधार पे देखा
और दूसरे वाले जो स्लाइड अब आप देख रहे हो, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है जो 13 से 14 घंटे से ज़्यादा है, तो उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल है होर्डियम है, पिटूनिया है, रेडिस है। ये कुछ एग्जाम्पल्स कॉमन से प्लांट्स है जो हमें मालूम होने चाहिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाइट की ड्यूरेशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। जैसे टोमेटो है, टोबैको है, कॉटन है, इस तरह से ये प्लांट्स हैं वो होते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि मोर लाइट है अगर प्लांट को मिल रही है तो वेजिटेशन या प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेटर होती है। और क्लाउड्स के कारण से अगर कम लाइट अगर पौधे को मिल रही है तो पौधे की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वही सारांश है जो अभी हमने पढ़ा। ड्यूरेशन के आधार पे लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, शॉर्ट डे रिक्वायरमेंट कम है, डे न्यूट्रल कोई लाइट का कोई खास फर्क है वो नहीं पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितने समय तक उसके ऊपर आके गिर रही है, तीव्रता कितनी है। कई केसेस में हम लोगों ने देखा है बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े पेड़ के नीचे ग्रो करते हैं, इसका मतलब उनकी रिक्वायरमेंट कम है और वो अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। और जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वो प्लांट लंबे हो जाते हैं। अगर किसी घने जंगल की हम लोग बात करें तो बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, छोटे प्लांट्स भी होते हैं। जो छोटे प्लांट्स उनके नीचे जो ग्रो कर रहे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम है। और जो जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली जैसे कि हम कहते हैं जो लाइने टाइप के प्लांट होते हैं, जो आरोही पादप होते हैं या बेल जिसको अपन कहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो उस लंबे वाले पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चले जाते हैं और उस प्लांट के ऊपर फैल जाते हैं। इसका मतलब उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एल्टीट्यूड पे, लेटीट्यूड पे, मौसम के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। हम लोग अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं, लाइट कंडीशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मौसम, गर्मी के मौसम में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बरसात में कंपेरेटिवली कम हो जाती है और सर्दी के मौसम में बहुत कम हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जैसा मैंने अभी कहा कि लंबे ट्री के नीचे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो शेड में ग्रो कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा कम है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह पर जो वेजिटेशन पाई जा रही है, जो वनस्पति का निर्धारण है, स्पीसीज का जो कंपोजिशन है, वो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर है, वो डिपेंड करता है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुछ प्लांट है जैसा कि शेड में अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ प्लांट है वो लाइट में अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। लाइट वालों को अगर शेड में ग्रो करवाओगे तो वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे, शेड वालों को अगर लाइट में ग्रो करवाओगे तो वो वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं करवा पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट अपने आप को ईजी फील करता है, वो कंडीशन अगर उसको मिल रही है तो वो अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो लाइट के बिना पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लाइट में ही पॉसिबल हो पाती है। वो डायरेक्ट सनलाइट हो सकती है, वो डिफ्यूज हो सकती है। अगर डायरेक्ट सनलाइट है तो शुरू में अपने देखा था प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हो पाती है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लाइट पुअर है, जैसे फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर लाइट नहीं मिल पा रही है उसके ऊपर, फिर भी वहाँ पर प्लांट है वो ग्रो करते हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनकी रिक्वायरमेंट कम है और उसके आधार पे ही उनका जो कंपोजिशन है या उनका जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो उसी के ऊपर है, वो आधारित होती है और उसी के अकॉर्डिंग है वो ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा वातावरण के अंदर बादल है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है या जो दूसरी कंडीशंस हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। अगर आसमान एकदम से साफ है तो निश्चित रूप से सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगी और फुल लाइट है वो प्लांट है वो ऊपर आके अच्छी तरह से और उसी के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव है वो हो जाते हैं। प्लांट की जो स्ट्रक्चर बनती है वो निश्चित रूप से लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहती है, तो कहना है वो ज़्यादा अतिशयोक्ति गलत नहीं होगा। लाइट के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं।
एक को हम कहते हैं हीलियोफाइट्स और एक को हम कहते हैं सियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का मतलब ये होता है जो लाइट में ग्रो करता है, और सियोफाइट्स का मतलब ये होता है जो छाया में ग्रो करता है। सिंपल वे में अगर मैं ये कहूँ, लाइट में ग्रो करने वाला लाइट लविंग प्लांट्स, छाया में ग्रो करने वाला शेड लविंग प्लांट्स। बहुत आसान सा उत्तर है इसका। हीलियोफाइट्स क्या होते हैं, सियोफाइट्स क्या होते हैं। हीलियोफाइट्स और सियोफाइट्स को फिर हम अलग अलग दो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लाइट वाले प्लांट्स की, जो लाइट में ग्रो करते हैं। लाइट में ग्रो करने वाले पौधों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। नंबर 1 ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स। हेलोफाइट्स गलत हो जाएगा। हेलोफाइट्स उनको कहते हैं जो लवणीय मृदा में ग्रो करते हैं, उस मिट्टी में ग्रो करते हैं जहां नमक निकलता है। यहां जो हमने वर्ड यूज किया है वो हीलियोफाइट्स है। तो ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो केवल लाइट में ग्रो करते हैं। और उसके अंदर सेकंड पॉइंट जो बतलाया गया है, फैकल्टेटिव सियोफाइट्स, मुख्य रूप से लाइट बट ऑल्सो ग्रो इन शेड, शेड में भी ग्रो कर सकता है, इसलिए उसको हमने फैकल्टेटिव सियोफाइट्स के नाम से जाना है। सेकंड पॉइंट है आपका सियोफाइट्स। ऑब्लिगेट सियोफाइट्स ग्रो ओनली इन शेड, केवल छाया में ग्रो करता है। और दूसरे वाला फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स मेनली शेड बट ऑल्सो ग्रो इन लाइट, मुख्य रूप से छाया में ग्रो करता है लेकिन लाइट में भी ये ग्रो कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट है वो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखने पड़ेंगे। अक्सर इनमें डिफरेंस है वो पूछ लिया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना लाइट प्लांट को मिल रही है, उसके आधार पे पत्ती की जो स्ट्रक्चर है उसका निर्धारण होता है। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जो पत्ती की जो एंगल है किस तरह से रहती है हम जानते हैं। एक खड़ी अवस्था में पत्ती रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों सरफेस पर लाइट है वो बराबर मात्रा में आके गिरती है। उस पत्ती को हम आइसोबाइलेटरल के नाम से जानते हैं। अपर सरफेस पर भी उतना ही लाइट, लोअर सरफेस पर भी उतनी लाइट, तो दोनों की स्ट्रक्चर में खास बदलाव नहीं होता है। उसको हम कहते हैं बाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब सेम, बाई का मतलब बोथ, लेटरल का मतलब साइड, दोनों साइड की स्ट्रक्चर सेम है। और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्ती की जो एंगल है किस प्रकार से प्लांट के ऊपर वो रहती है, अपर सरफेस डायरेक्टली सनलाइट की तरफ रहता है और लोअर साइड है वो उससे अपोजिट साइड में रहता है। कहने का मतलब ये हुआ अपर सरफेस पर ज़्यादा प्रकाश गिरता है, लोअर साइड पे कम गिरता है, इसलिए अपर सरफेस की स्ट्रक्चर है वो अलग तरह की होती और लोअर तरफ की जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरह की होगी। और उसी के आधार पर उसको हम डोर्सिवेंट्रल लीफ के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पत्ती को क्लासिफाई कर और प्लांट को क्लासिफाई करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्लांट में आइसोबाइलेटरल होगी इसका मतलब वो मोनोकोट प्लांट होगा। डोर्सिवेंट्रल लीफ जिसके अंदर होगी इसका मतलब वो डाइकोट प्लांट है। तो ये क्लासिफिकेशन की जो बात है वो भी हमें विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और लास्ट के अंदर जो बात हम लोग कर रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम नाप सकते हैं, उसका नाम है लक्स मीटर। पहले भी जो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, टाइम टाइम पर, समय समय पर हम लोगों ने बात की है कि कौन से फैक्टर को किस से मापन करते हैं। तो वही बात है वो लाइट के सेंस में भी हमें देखनी पड़ेगी। लाइट का जो मापन है वो लक्स मीटर में करते हैं, क्योंकि जो लाइट है उसकी यूनिट है वो लक्स में मापी जाती है। तो लक्स मीटर का नाम भी आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो क्लाइमेटिक फैक्टर वाला जो टॉपिक है वो अब कंप्लीट हो जाता है। हमने शुरू में हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 था हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, नंबर 2 है हमारा फिजियोग्राफिक है, और नंबर 3 है वो आगे फिर बायोटिक आएगा, इडेफिक आएगा। वो सारे फैक्टर्स है वो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर का ये लास्ट पॉइंट था हमारा लाइट के सेंस में। इससे पहले हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने हवा के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ा। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो आपस में मिलकर प्लांट के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब वो एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं
ऑल टुगेदर हम साथ साथ हैं। तो इस धारणा के साथ में ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं और पौधों की जो ग्रोथ है या ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।